तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फिलीपीन हॉरर एंथोलॉजी मूवी सीरीज को जिसका नाम है शेक रैटल एंड रोल एक्सट्रीम। ये इस मूवी सीरीज के अंदर या फ्रेंचाइजी के अंदर 16वीं मूवी है, लेकिन इसका अपने पिछले पार्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। तो आपको यहाँ पर 3 अलग अलग कहानियां देखने को मिलेंगी जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, आपको देखने में मजा आएगा। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप जाकर इसे नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। और हाँ, मैंने कल ही एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है कामपन। वो भी एक नेटफ्लिक्स हॉरर मूवी है, लेटेस्ट आई है। अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन मिस कर दिया है जाकर देख लेना, वो भी सच्ची घटनाओं पर आधारित हैं जो कि फिलीपींस में हुई हैं। कामपन मूवी एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में टॉप पर मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। अब सबसे पहली कहानी का नाम होता है ग्लिच, जिसकी शुरुआत में हम एक छोटी बच्ची को एक शो को देखता हुआ नोटिस करते हैं जहां पर उस शो का नाम गैरी द गोट होता है और उसी बच्ची के हाथों में एक गोट फिगर वाला सॉफ्ट टॉय भी था। तभी उसकी माँ घर आ जाती है और उसी वक्त उसे अपने हस्बैंड का कॉल आता है जिससे वो जल्दी ही डिवोर्स लेने वाली थी। वो अपने पति से बात करते हुए उसे काफी बुरा भला सुना रही होती है और ये सभी बातें वो बच्ची वहां पर खड़ी होकर सुन भी रही थी, जिसके अगले ही पल उसकी माँ पर कोई इनविजिबल फोर्स हमला कर देती है जो कि उसे बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी। और ये देखकर साफ था कि ये जो कोई भी इनविजिबल फोर्स है वो उसे मारना चाहती थी। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है इनग्रिड नाम की एक लेडी पर जो कि अपनी बेटी लाइका और बेटे पैट्रिक के साथ रहती थी। उनके साथ हैस्मिन नाम की एक बेबी सिटर और उनका डॉग चॉपी भी होता है। इनग्रिड असल में एक सिंगल मदर थी क्योंकि उसका पहला हस्बैंड और पैट्रिक का पिता उसे छोड़कर चले गए थे और जब उसने दूसरी शादी करी तब उसे उनसे लाइका हुई, लेकिन कुछ ही समय के बाद में लाइका के पिता की मौत हो गई। और तभी हम लाइका को देखते हैं जिसका टैबलेट टूट गया था, जिस वजह से वो कार्टून्स वगैरह नहीं देख पा रही थी। जब ये बात वो अपनी माँ, अपने भाई और हैस्मिन को बताती है तब सभी से उसे काइंड ऑफ इग्नोरेंस वाला रेस्पॉन्स आता है क्योंकि उनके लिए फिलहाल नया टैबलेट खरीदना छोटी बात नहीं थी। खैर इस बात से लाइका गुस्सा होकर अपने कमरे में चली जाती है जहां पर उस वक्त उसके पास उसकी बेबी सिटर हैस्मिन का फोन होता है और अचानक से उस फोन में गैरी द गोट का शो आने लगता है और ये ठीक वही शो है जिसे मूवी की शुरुआत में वो छोटी बच्ची देख रही थी। अब लाइका भी उस शो को देखने लगती है जहां पर गैरी नाम का कैरेक्टर बच्चों को अपने साथ एक सेंटेंस रिपीट करने कहता है जो कि कुछ ऐसा होता है कि गैरी तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हें अलाउ करता हूं कि तुम मेरे साथ आकर खेलने लगो। लाइका जो कि इस सेंटेंस को बार बार सुन रही थी वो इसको रिपीट कर देती है और तभी ये शो अपने आप टेलीविजन पर भी आने लगता है, जिसके अगले ही पल लाइका के गैरी को बुलाने वाले सेंटेंस को रिपीट करने से वहां पर वैसे ही गोट वाला एक सॉफ्ट टॉय आ जाता है जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में उस बच्ची के हाथ में देखा था, यानी कि उस बच्ची ने भी पक्का वो सेंटेंस रिपीट किया होगा। अब लाइका उस सॉफ्ट टॉय को पाकर बहुत खुश होती है जबकि उसे कोई भी आइडिया नहीं था कि ये कितना खतरनाक होने वाला था। मे बी ये सेंटेंस किसी तरह का स्पेल था जिसे बोलने पर गैरी वहां पर आ जाया करता, जो कि डेविल था या फिर मॉन्स्टर, ये हमको आगे पता चलेगा। अब हैस्मिन जब लाइका के उस सॉफ्ट टॉय को देखती है तो उससे पूछती है कि ये तुम्हारे पास कहां से आया, तो लाइका उसका जवाब देती है कि मुझे मेरे दोस्त ने दिया है। दूसरी तरफ हम पैट्रिक की गर्लफ्रेंड मार्गो के बारे में जान पाते हैं जिनके फोटोज अचानक से लाइका के टैबलेट में आ जाते हैं और इनग्रिड उनको देख लेती है, जिसके बाद वो पैट्रिक के ऊपर चिल्लाने लगती है और उस वजह से वो घर छोड़कर चला जाता है। अब आगे इनग्रिड को जब ये बात पता चलती है तो वो पैट्रिक को ढूंढने जाती है और उसी दौरान हम फाइनली उस गैरी को भी देख पाते हैं जो कि बेफोमेट होता है, जिसे ऑल अराउंड द वर्ल्ड सेटन को वर्शिपिंग करने वाले लोग काफी मानते हैं। और मेरे हिसाब से बेफोमेट यहाँ कोई डेविल या फिर सेटन नहीं है, बल्कि ये एक फिगर है, एक रिप्रेजेंटेशन है हर चीज का, पॉजिटिविटी का, नेगेटिविटी का। मतलब लोग इसको जिस तरह से देखते हैं इसको वैसा मान सकते हैं। जो नेगेटिव सोचता होगा उसके लिए एक तरह से ये सेटन का काम करता है या फिर लूसीफर का। लेकिन इसलिए यहाँ पर हम पुख्ते सबूत के तौर पर नहीं कह सकते कि यहाँ पर अभी डेविल है या फिर कौन है। मे बी ये लूसीफर हो सकता है, कोई डीमन हो सकता है या फिर कोई नेगेटिव पावर हो सकती है। खैर अब ये इनविजिबल नेगेटिव एनर्जी या फिर डीमन सबसे पहले चॉपी पे हमला कर उसे मार डालता है क्योंकि चॉपी उस सॉफ्ट टॉय को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि उसके अंदर क्या है। जिसके बाद वो हैस्मिन पर हमला करके उसे काफी बुरी तरह से मार डालता है और इसी दौरान मार्गो भी वहां पर आ जाती है और उसका भी हाल वही होता है।
अब ये सारी चीजें लाइका के सामने ही हुई थी और वो समझ जाती है कि उसका दोस्त गैरी ही ये सब कर रहा है और वो उसका दोस्त नहीं है। इसलिए वो गुस्से में उस सॉफ्ट टॉय को लेकर फेंक कर ये कहती है कि तुम अच्छे दोस्त नहीं हो, तुमने सभी लोगों को मार डाला। जिसके बाद गैरी लाइका पर भी हमला करने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त इनग्रिड और पैट्रिक वहां आ जाते हैं, जो कि अब अपने सामने उस डेविल को देख पाते हैं और उन्हें देखकर गैरी उन पर भी हमला कर देता है एंड ऑलमोस्ट वो सबको मारने ही वाला था। लेकिन क्रिसमस आने की वजह से उनके घर में सेलिब्रेशन के लिए ढेरों चीजें डेकोरेटेड हो रखी थी, जिसके अंदर उन्होंने वर्जिन मैरी की भी स्टैचू लगाई हुई थी। और इनग्रिड जो होती है वो वर्जिन मैरी के स्टाफ को लेकर गैरी यानी कि इस डीमन पर हमला कर देती है और फाइनली गैरी इससे हर्ट होने लगता है। जिसके बाद किसी तरह से इनग्रिड, पैट्रिक और लाइका घर से बाहर आ जाते हैं, जहां पर गलती से इनग्रिड के हाथों से वो स्टाफ गिर जाता है और गैरी फिर से उन पर हमला कर देता है। जिसके बाद लाइका वहां पर खड़े हुए एंजल के स्टैचू से स्वॉर्ड निकाल कर इनग्रिड को देती है और इसी स्वॉर्ड से जब इनग्रिड गैरी को स्टैब करती है तो फाइनली कई स्टैब्स करने के बाद गैरी मारा जाता है और इसी के साथ पहली कहानी खत्म हो जाती है। अब मेरे हिसाब से ये प्योर बेफोमेट का फॉर्म नहीं था, ये बस एक नेगेटिविटी थी जो कि यहाँ पर लाइका के अंदर थी, या फिर ये उसका कोई सर्वेंट हो सकता है जो कि बच्चों के नेगेटिव थॉट्स पर, उनके इमोशंस पर, उनके भोलेपन पर एक्ट करता होगा। ये बेसिकली बच्चों को ट्रिक करके उनसे अपना स्पेल चैंट करवाया करता और फिर ये डीमन वहां पर आकर उनके परिवार वालों की बलि देकर मे बी उनकी सोल को कैप्चर कर लिया करता था, या फिर ये एक तरह से किसी कल्ट का हिस्सा थे जो कि डेविल के लिए सैक्रिफाइस करवा रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि टेलीविजन के अंदर ऐसा शो टेलीकास्ट कौन कर रहा था, तो माइट भी इसके पीछे किसी न किसी इंसान का ही हाथ होगा, कोई ना कोई कल्ट होगा। खैर अब इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरी कहानी पर, जिसके अंदर हम ढेरों इन्फ्लुएंसर्स को एक मकबैंग कोलैबोरेशन के लिए इकट्ठा होते हुए देख पाते हैं। और अगर आप भोले हैं, इस दुनिया के अंदर बिल्कुल कुछ नहीं जानते, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मकबैंग वीडियोस वो होती हैं जहां पर लोग ढेर सारा खाना एक साथ ठूस जाते हैं। अब तभी हम वी, एडल, एशले और शेफ कीनो नाम के इन्फ्लुएंसर्स को एक मेंशन पर आता हुआ देखते हैं, जहां पर ये कोलैबोरेशन होने वाला था। अब इस कोलैबोरेशन की प्रिपरेशन रॉबिन और रे ने ली थी, जो कि खुद एक इन्फ्लुएंसर कपल थे। अब तभी वहां पहुंचकर वी अपने इन्फ्लुएंसर बॉयफ्रेंड लायनल को मैसेज करके मेंशन में आने के लिए कहती है और उसी वक्त हम समझ पाते हैं कि वी और लायनल के बीच चीजें सही नहीं चल रही थी। अब आगे रे शेफ कीनो के साथ मकबैंग के लिए डिशेस तैयार कर रही होती है और उन सभी चीजों के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी हो रही थी। तभी वहां पर इसको नाम का केयरटेकर आकर शेफ कीनो को मीट के टुकड़े देता है और कीनो उन्हें प्रिपेयर करना शुरू कर देता है, जिस दौरान हम नोटिस कर पाते हैं कि इसको बड़ी अजीब तरह से उन मीट के टुकड़ों को देख रहा था, जैसे उसने पहली बार देखे होंगे। अब तभी हम वहां पर एशले की असिस्टेंट हैना और एडल का असिस्टेंट बियॉन्से को भी देख पाते हैं, जहां पर एडल और बियॉन्से गे होते हैं। खैर कुछ ही देर के बाद में रॉबिन बियॉन्से को कुछ बहलाने वाले हिंट्स देता है, जिसके बाद बियॉन्से रॉबिन को फॉलो करते हुए एक बेसमेंट जैसी जगह पर आ जाता है, जहां पर हम बियॉन्से के पीछे एक मॉन्स्टर को देख पाते हैं। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बियॉन्से वापस आकर सभी लोगों को ज्वाइन करता है, लेकिन इस वक्त वो बहुत ही शांत था और बहुत ही अजीब तरह से बर्ताव कर रहा था। अब आगे एशले की असिस्टेंट हैना को भी वही मॉन्स्टर बेडरूम में दिखता है, जो कि उस पर हमला करके उसे मार डालता है, जहां पर हम देखते हैं कि ये मॉन्स्टर असल में एक शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर है, जो कि हैना को मारने के बाद उसका रूप ले लेता है। और मेरे ख्याल से बियॉन्से के साथ भी यही हुआ होगा। यानी कि सिंपल था कि जो बियॉन्से बेसमेंट से वापस लौटा था वो बियॉन्से नहीं था, बल्कि वो मॉन्स्टर था जिसने कि उसका रूप ले लिया। अब आगे शाम के वक्त लायनल भी मेंशन पहुंच जाता है, जिसके कुछ ही देर के बाद सभी मकबैंग वीडियो को रिकॉर्ड करते हुए काफी मजे कर रहे थे। और इसी दौरान हमें एक बहुत ही डिस्गस्टिंग बात पता चलती है कि इस मकबैंग के दौरान जो मीट सभी लोगों ने खाया था वो बियॉन्से और हैना का मीट था, यानी कि उनके डेड बॉडी पार्ट्स का मीट। और असल में ये सारी प्लानिंग इस केयरटेकर इसको और रॉबिन की थी, यानी कि सारा कुछ इन्होंने प्रिपेयर किया था। और हमको ये भी पता चलता है कि इसको और रॉबिन भी असल में मॉन्स्टर ही थे, जिन्होंने शायद असली वालों को पहले ही मार दिया था और उनका रूप ले लिया, यानी कि उनका मीट खाकर। अब आगे जब सभी एक साथ बैठे हुए थे तब बियॉन्से और हैना ट्रुथ और डेयर में सबको सच बताने लगते हैं कि वो लोग मॉन्स्टर हैं और हैना और बियॉन्से जिंदा नहीं बचे, जिसे पहले तो सभी मजाक मानते हैं, लेकिन जल्द ही उनको समझ में आ जाता है कि ये बात बिल्कुल सच थी। उन्हें मेंशन में चारों तरफ कई मॉन्स्टर्स दिखने लगते हैं, जिससे हम समझ सकते हैं कि वहां पर ऐसे ढेरों शेप शिफ्टिंग मॉन्स्टर थे। अब सभी उन मॉन्स्टर्स को देखकर यहाँ वहां भागने लगते हैं, लेकिन शेफ कीनो उन्हें मारने लगता है, जो कि बता रहा होता है कि यहाँ पर ढेर सारे मॉन्स्टर्स तो हैं, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नहीं है। लेकिन तभी इसको कीनो को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। अब आगे वी और लायनल उसी बेसमेंट में पहुंच जाते
जाते हैं जहाँ पर वो ये देखते हैं कि कई लोगों की कटी हुई डेड बॉडी और मीट के टुकड़े वहाँ पड़े हुए थे और वहाँ पर एक बड़ा सा गड्ढा भी होता है जिससे कि वो मॉन्स्टर्स निकल रहे हैं। मे बी ये गड्ढा सीधे नर्क से जुड़ा हुआ होगा जहाँ से ये मॉन्स्टर्स आ रहे थे, या फिर ये हो सकता है कि ये मॉन्स्टर्स धरती के नीचे रहते होंगे किसी टनल वगैरह में। खैर अब आगे वी और लायनल भी इनके शिकार बन जाते हैं और बस अंत में एशली बचती है जो कि मॉन्स्टर्स के सामने ही मॉन्स्टर बनने का नाटक कर रही थी, लेकिन जल्दी ही उसका भांडा फूट जाता है और उसको भी अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ता है। तभी हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मॉन्स्टर्स जिनका भी मीट खा लेते हैं वो उनकी तरह ही बन जाते हैं। अब सभी के खत्म होने के बाद हम अगले सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर शेफ कीनो अब भी जिंदा था और वो मॉन्स्टर्स उन्हें उन सभी इन्फ्लुएंसर्स की डेड बॉडी का मीट प्रिपेयर करने के लिए कह रहे थे, जिसके बाद कीनो को वैसा ही करना पड़ता है और वो मॉन्स्टर्स पागलों की तरह उस मीट को एंजॉय कर रहे थे, जिस दौरान बेसमेंट के गड्ढे से ढेरों मॉन्स्टर बाहर आ रहे होते हैं। जिसके बाद रॉबिन और रे के रूप में ये मॉन्स्टर आकर अपने सब्सक्राइबर से ये कहते हैं कि हम आगे ढेरों इन्फ्लुएंसर्स को ऐसे ही मकबैंग कोलैबोरेशन के लिए इनवाइट करेंगे। ऑब्वियस ही बात है मॉन्स्टर्स को और इंसानी मीट चाहिए था, जिसके साथ ही ये दूसरी कहानी भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर कहानी काफी साधारण सी थी। यहाँ पर हजारों साल से जिंदा रहने वाले शेप शिफ्टर मॉन्स्टर रहा करते थे जो कि बेसमेंट के जरिए इस दुनिया में आ रहे थे और ये इतने इंटेलिजेंट थे कि इन्होंने मकबैंग कोलैबोरेशन का ट्रेंड समझा और इसका फायदा उठाकर लोगों को मारकर खाना शुरू कर दिया। या फिर शायद ये हो सकता है कि ये जिन्हें खाते हैं मे बी उनकी मेमोरी उनके पास आ जाती होगी, अदरवाइज उनके अकाउंट का पासवर्ड, यूट्यूब चलाना, लाइव आना, ये सब कुछ कैसे हो सकता था। या फिर शायद से ये कहानी ये भी दर्शाना चाहती है कि जो लोग ऐसा मकबैंग वगैरह करते हैं, इस तरह का खाना खाते रहते हैं, उनका थोड़ा सा दिमाग सटियाया हुआ होता है। सोच कर देखो कि जितना खाना ये लोग खा जाते हैं उसके चलते कितने और लोगों का पेट भर सकता था। अब इस कहानी में आप ये सोच रहे होगे कि आखिर शेफ कीनो को इन मॉन्स्टर्स ने क्यों छोड़ दिया था। तो असल में उन्हें उसकी कुकिंग पसंद आ गई थी, इसलिए उन्होंने उसको वहां पर रख लिया और धमकी ये दी थी कि अगर उसने उनकी बात नहीं मानी तो वो उसको भी खत्म कर देंगे। अब तीसरी कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को जंगल में भागता हुआ देख पाते हैं जहां पर उसके पीछे दो आदमी पागलों की तरह भाग रहे थे। उस आदमी को देखकर ये पता चल रहा था कि वो इन्फेक्टेड है और काइंड ऑफ वो ज़ॉम्बी जैसा लग रहा था। अब वो आदमी उस लड़की को पकड़कर मार डालता है, जिसके बाद सीन सीधा ट्रीना नाम की एक लड़की पर शिफ्ट होता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड मोज और अपने दोस्तों एल्फी, बोंग और शाई के साथ रोड ट्रिप पर जा रही होती है, जिस दौरान एक गांव से गुजरते हुए बीच रास्ते में उन्हें उनका फ्रेंड कोई मिल जाता है जो कि उन्हें एक रात गांव के अंदर रुकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था क्योंकि वहां पर मीटियोर शावर होने वाला था। अब इसी दौरान हम रोड के साइड में उसी लड़की की लाश को भी देख पाते हैं जिस पर उस ज़ॉम्बी ने हमला किया था, यानी कि अब यहाँ पर इन सब के साथ भी ऐसा ही होने वाला है। खैर रात में सभी नदी के पास होते हैं जिस वक्त मीटियोर शावर शुरू हो जाता है और सभी अपनी अपनी विशेष मांगने लगते हैं, जिस दौरान बोंग जो होता है वो व्लॉग बनाते हुए दूसरी तरफ चला जाता है जहाँ पर उसे मीटियोर के टुकड़े मिलते हैं जिसको बोंग हाथ में ले लेता है, लेकिन तभी उसके अंदर से एक पैरासाइट निकलकर बोंग के अंदर चला जाता है, जिसके कुछ ही पलों के बाद में बोंग भी एक ज़ॉम्बी में बदल जाता है। और कहीं ना कहीं ये पैरासाइट मूवी या फिर सीरीज या फिर एनीमे का ही रेफरेंस होता है और हम जानते हैं कि असल में ये ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसानी शरीर को वो पैरासाइट कंट्रोल कर रहा था। और इससे हम समझ सकते हैं कि कहानी की शुरुआत में जिस आदमी को हमने ज़ॉम्बी बनते हुए देखा था वो भी ऐसे ही मीटियोर से बना होगा, उसके अंदर पैरासाइट चला गया होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे मीटियोर शावर्स हुए होंगे तो मीटियोर्स को उन्होंने उठाया होगा जिसके चलते पैरासाइट उनके शरीर में चला गया। और ऐसा भी हो सकता है कि ये मीटियोर शावर कई दिन से चल रहा था और वो आदमी इस पैरासाइट का शुरुआती विक्टिम हो सकता है। खैर आगे बोंग शाई पर नाइफ से हमला करके उसे स्टैब करके घायल कर देता है, लेकिन तब तक शाई उससे पत्थर मारकर बेहोश कर देती है। अब यहाँ पर यह बात नोटिस करने वाली थी कि ये ज़ॉम्बीज कोई बेवकूफ ज़ॉम्बी नहीं थे, इन्हें नाइफ का इस्तेमाल करना आता था और स्टार्टिंग वाले ज़ॉम्बी ने भी उस लड़की को नाइफ से ही मारा था। खैर अब सभी वहां पर आते हैं और बोंग और शाई को एक टेंट में लेकर जाते हैं, जिसके बाद में मोज और एल्फी गांव में हेल्प मांगने जाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली वहां पर वैसे ही ज़ॉम्बीज बने हुए लोग उन पर हमला करने लगते हैं। अब वहां से ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए टेंट तक वापस आते हैं, जहां वो देखते हैं कि कॉय ने ट्रीना की जान बचाने के लिए शाई और बोंग दोनों को मार डाला क्योंकि दोनों ही ज़ॉम्बीज बन गए थे। अब आगे ये चारों ही विलेज की चीफ लेडी के घर पर शेल्टर लेने जाते हैं, जहां पर फेया नाम की एक प्रेग्नेंट औरत भी होती है। तभी वहां ट्रीना किसी काम से एक कमरे में जाती है जहां पर उसे कबर्ड में एक बच्चे की लाश दिखाई देती है, जिसको देखकर वो डर से चिल्लाती है। लेकिन तभी वहां पर चीफ गन लेकर आ गई थी जो कि गन पॉइंट पर ट्रीना को बेसमेंट लेकर जाती
है जहाँ पर चीफ का इन्फेक्टेड बेटा बंधा हुआ था। चीफ ये सोच रही थी कि उसका बेटा आगे जाकर ठीक हो जाएगा, लेकिन तब तक उसे उसके लिए खाना लाते रहना पड़ेगा। जिसके बाद चीफ ट्रीना को उस ज़ॉम्बी के पास फेंक देती है, लेकिन ट्रीना काफी चालाकी से चीफ के हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लेती है, जिससे कि वो ज़ॉम्बी बेटा अपनी ही माँ को मार डालता है और ट्रीना फिर उसे शूट करके खत्म कर देती है। यानी कि इन ज़ॉम्बीज के अंदर इन्फेक्टेड हुए लोगों के अंदर कोई भी इमोशंस वगैरह नहीं थे। अब ये सभी वहां से वेयर हाउस के अंदर जाते हैं ताकि वहां से ये कोई गाड़ी लेकर इस गांव से बाहर निकल पाते, जिस दौरान इन्हें रास्ते में ढेरों लोगों की लाश पड़ी हुई दिखाई देती है। लेकिन इनका ये प्लान बुरी तरह से फेल हो जाता है क्योंकि वेयर हाउस में ढेरों वैसे ही ज़ॉम्बीज थे, जिस वजह से इन्हें पूरा दिन वहीं पर छुपे रहना पड़ता है। अब रात में जब ये सभी बाहर आते हैं तब कॉय पर सबसे पहले ज़ॉम्बीज का हमला होता है और उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है। जिसके बाद एल्फी पर भी एक ज़ॉम्बी हमला करता है, जिसको एल्फी मार तो देता है, लेकिन तभी वहां पर ज़ॉम्बी पैरासाइट उस मरे हुए इंसान की बॉडी से निकलकर एल्फी के अंदर आ जाता है, जो कि बस कुछ ही सेकंड्स में हो गया था। जिससे एल्फी समझ जाता है कि अब वो भी इन्फेक्टेड है, इसलिए वो मोस को कहता है कि मुझे शूट कर दो, और ना चाहते हुए भी मोस को ऐसा करना पड़ता है। अब फेया जो कि अब तक इनके साथ थी और वो प्रेग्नेंट भी थी, तो उसकी सडनली डिलीवरी हो जाती है और उसको एक बेबी होता है। मोस फिर ट्रीना से कहता है कि तुम फेया को लेकर यहाँ से चली जाओ और मैं ज़ॉम्बीज को तब तक डिस्ट्रैक्ट करता रहूंगा। यानी कि मोस खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी था। अब ट्रीना को ना चाहते हुए भी मोस की बात माननी पड़ती है और वो फेया को लेकर एक वैन को लेकर ज़ॉम्बीज को उड़ाते हुए वेयर हाउस से बाहर चली जाती है, जहां पर पीछे मोस मारा जाता है। तभी हमें रेडियो के जरिए पता चलता है कि ये ज़ॉम्बी डिजीज यानी कि ये पैरासाइट्स पूरी दुनिया में फैल चुके थे। अब आगे होता यह है कि इसी बीच फेया भी ब्लड लॉस की वजह से, वीकनेस की वजह से मारी जाती है, क्योंकि उसके पास कोई भी मेडिकल इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे जिससे कि यहाँ पर उसका इलाज किया जा सके। और अंत में बस ट्रीना ही बची थी जिसके पास अब फेया का बेबी था, जिसको लेकर ट्रीना अब अपने घर चली जाती है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी और तीसरी कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी शेक रैटल एंड रोल एक्सट्रीम यानी कि इसके 16वें पार्ट की कहानी, जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट मूवी है और एक हॉरर एंथोलॉजी मूवी है। इसके अंदर आपको 3 डिफरेंट कहानियां दिखाई गई हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिलीपींस की तरफ से एक हॉरर एंथोलॉजी एफर्ट कैसा लगा। इसके ऑलरेडी 15 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं, तो उनको देखने की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। बाकी आप लोग बताना कि आपको ये फिलीपीन हॉरर एंथोलॉजी मूवी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए